हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हंसवानी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th फिजिक्स में जो आज टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है विद्युत क्षेत्र। आपको याद होगा जब हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़े जिसमें हमने आवेश का अध्ययन किया, हमने आवेश किसी भी पदार्थ पर कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, हमने उसकी विधियां पढ़ी। उसके बाद आपको याद होगा तो हमने आवेश के मूल गुणों को पढ़ा है। फिर हमने कूलाम के नियम का अध्ययन किया जो दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। इन सभी बातों का अध्ययन करने के बाद आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आने वाले जो हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे उस सभी में विद्युत क्षेत्र की अवधारणा लगने वाली है। अगर हम विद्युत क्षेत्र को या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं तो आपके लिए इससे आने वाले जितने भी टॉपिक स्टार्ट होंगे वो सब आपको बड़े ही इजी तरीके से समझ में आने वाले हैं। और विद्युत क्षेत्र उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो आवेश या दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले जो बल का मान होता है उन सभी चीज़ों का रिवीजन है। और जिन बच्चों ने ये सब नहीं पढ़ा है वो पिछले वीडियो जाकर जरूर देखें, वहां से आप आवेश और दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को समझ सकते हैं। तो आज हम किसकी शुरुआत करने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या है विद्युत क्षेत्र? भाई विद्युत तो हम समझते हैं, और विद्युत का वो क्षेत्र है क्या? तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक अपने बचपन की ओर चलते हैं। आपको याद होगा बेटा, बचपन में हम चुंबक के साथ, मैग्नेट के साथ बहुत खेला करते थे। तो क्या होता था, अगर आप बताओ भैया, जैसे हमारे पास एक मैग्नेट ये है। अच्छा, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, सभी लोग जानते हैं, एक N और एक S, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमारे पास कोई एक चुंबक है, एक और हमारे पास कोई चुंबक है, इसके भी दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक क्या होगा? साउथ। होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, एक बात आपने महसूस किया होगा कि जब हम दो चुंबकों को एक दूसरे के कहां लाते हैं? पास लाते हैं, एक दूसरे के पास रखते हैं, तो या तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते थे? आकर्षित। ज्यादातर कंडीशन आप लोग आकर्षित बचपन में ज्यादा देखते थे। और कई बार आपने देखा होगा कि हम चुंबक को एक दूसरे के पास तो लाते हैं लेकिन वो आकर्षित नहीं होते हैं, वो एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। जल्दी बताएं, ऐसा कितने लोगों ने बचपन में किया है? कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने ये सब कुछ महसूस किया बचपन में कि हाँ, हम जब चुंबक को पास लाते थे तो वो आकर्षित होते थे, और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि वो प्रतिकर्षित होते थे। जितने विद्यार्थियों ने ये सब कुछ किया है वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम दो चुंबकों को लेते थे तो वो एक दूसरे से क्या होते थे? आकर्षित। लेकिन क्या बेटा आपने एक बात और उसमें नोटिस की होगी कि क्या हमेशा चुंबक आकर्षित होता था? क्या हमेशा चुंबक प्रतिकर्षित होता था? तो आप बताओ, जैसे हमने एक चुंबक ये ली, एक दूसरी चुंबक ये ली, और अगर इनको हम यहां तक रखते हैं तो हो सकता है ये आकर्षित हो रही है, और पास रख रहे तब भी आकर्षित हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही। लेकिन जब हम एक चुंबक से दूरी बढ़ा देते हैं तो आपने नोटिस किया होगा ना तो आकर्षण का इस पे बल लगता है ना प्रतिकर्षण का बल लगता है। बात सही है? आपने देखा होगा कि ये चुंबक जब एक निश्चित दूरी पर होती है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं या फिर एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि एक चुंबक दूसरी चुंबक को हमेशा आकर्षित करे। ऐसा होता है और ऐसा आपने देखा भी होगा।
अब चुम्बक में सिक्के को वगैरह को चिपकाते थे तो सिक्का हर बार नहीं चिपकता था उसमें। जब वो सिक्का उस चुम्बक के एक निश्चित क्षेत्र के अंदर आता था तो फिर उसमें वो चिपकता था, और अगर उस सिक्के को हम उस चुम्बक से ज़्यादा दूरी पर रखते थे तो फिर वह सिक्का उस चुम्बक की ओर आकर्षित नहीं होता था। यहां तक की बात क्लियर हुई ना आपको? होता था कि नहीं कि भैया अगर मान लो हमारे पास ये चुम्बक है और इस चुम्बक को हमने एक निश्चित दूरी यहां तक की बना दी, और आपने देखा होगा कि यहां तक अगर हम किसी सिक्के को या लोहे के टुकड़े को रखते थे तो ये चुम्बक इसको आकर्षित नहीं करती थी, लेकिन जैसे ही हम इसकी दूरी घटाते जाते थे, इसके और पास लाते थे, और जैसे ही वो सिक्का यहां आता था ये उसको अपनी ओर क्या कर लेती थी? आकर्षित। ये सिक्का यहां रखते थे तो ये उसकी ओर भी क्या कर लेती थी? इसको क्या करती थी बेटा? आकर्षित करती थी। तो यहां से हमने एक बात समझी है कि किसी भी चुम्बक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। जब हम किसी चुम्बक को कहीं रखते हैं तो वह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर लेती है, और अगर हम उसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या उसके चुंबकीय क्षेत्र की सीमा पर किसी भी लोहे पदार्थ को रखते थे, किसी अन्य चुम्बक को लाते थे, तो वह चुम्बक उस चुम्बक को अपनी ओर या उस लोहे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। हमने क्या बोला कि मान लो आपके पास ये चुम्बक है और इस चुम्बक के चारों ओर ये क्या बन गया? उसका चुंबकीय क्षेत्र बन गया। अगर हम किसी भी अन्य चुम्बक को, किसी भी लोहे पदार्थ को इसकी सीमा के अंदर या इसकी सीमा पर रखेंगे तो यह उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन यदि कोई अन्य चुम्बक इसकी सीमा के कहां रख रही है? बाहर, तो फिर यह चुम्बक उसको आकर्षित नहीं कर सकती है। यहां तक बात समझ में आ रही है? किसी को कोई समस्या यहां तक क्लियर? हम बार बार आपको बता रहे कि अगर किसी भी चुम्बक के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आप अन्य चुम्बक को लाते हो तो वह चुम्बक को यह वाली चुम्बक आकर्षित करेगी, लेकिन अगर उसके चुंबकीय क्षेत्र के पास यहां किसी अन्य चुम्बक को रखोगे तो फिर ये उसको आकर्षित करने वाली नहीं है। ना उस पर आकर्षण बल लगेगा, ना उस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ऐसे हम समझते हैं अब किसको? विद्युत क्षेत्र को। बिल्कुल बेटा ऐसी काम विद्युत क्षेत्र का है। अब भैया विद्युत किससे बनती है? बार बार हमने आपको समझाया है कि विद्युत मतलब आवेश। किसी भी पदार्थ पर आवेश है तो वह पदार्थ विद्युतमय है। तो हम बोले कि हमारे पास मान लो कोई आवेश है, यह है एक बिंदु आवेश जिसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा अगर हम इस बिंदु आवेश की बात करें तो ये बिंदु आवेश भी अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लेता है। अब ये बात अलग है बेटा कि आवेश की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसके विद्युत क्षेत्र उतना ही बड़ा होने वाला है, उतना ही मजबूत होने वाला है। तो हमारे पास एक आवेश है, इस आवेश ने अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लिया। इस आवेश ने अपने चारों ओर किसका निर्माण कर लिया? एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर लिया। और अगर हम किसी भी आवेश को, अब किसी अन्य आवेश को, हमारे पास कोई अन्य आवेश मान लो ये है Q, अगर हम किसी भी अन्य आवेश को यहां रखें तो क्या उस पर विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा? तो शायद आपका जवाब होगा, आपने इतनी बात समझ ली कि आप बोलोगे नहीं सर, नहीं लगने वाला यहां बल। क्यों? क्योंकि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र तो यहां तक फैला हुआ है और ये उसके विद्युत क्षेत्र के कहां है? बाहर। लेकिन बेटा अगर यही आवेश हम उठाकर यहां रख दें तो क्या बल लगेगा? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हां होगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो अन्य आवेश है वो इसके विद्युत क्षेत्र के कहां रखा हुआ है? अंदर रखा हुआ है। और अगर ये विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो यह इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। समान है तो आकर्षित, विपरीत है तो प्रतिकर्षित। गलत।
सॉरी, समान है तो प्रतिकर्षण लगेगा, विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। तो क्या है विद्युत क्षेत्र? तो आप परिभाषा यहां से यही बनाओगे कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, भाई आवेश रखोगे तो वह अपने चारों ओर एक क्षेत्र का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा, एक अपना एरिया बना के चलेगा कि आप इसके अंदर आओगे तो फिर आप पे तो बल लगने वाला ही है। आप हमारे इस क्षेत्र के बाहर रखोगे, हम आपसे कुछ करने वाले नहीं हैं। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसके अंदर कोई अन्य आवेश विद्युत बल का क्या करता है? अनुभव करता है, वह उसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो परिभाषा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की? यहां समझे बेटा, हमने बोला किसी आवेश अथवा, हो सकता बेटा एक आवेश हो सकता है हमने पास पास बहुत सारे आवेश रख दिए हो, तो अपन दोनों चीजें बोलेंगे कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, क्लियर? विद्युत बल का क्या करता है? अनुभव करता है, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उससे हम उस आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हमने आपसे क्या बोला कि हमारे पास कोई आवेश है, भाई हमारे पास कोई आवेश है, ये मान लो कोई बिंदु आवेश Q है और इसके चारों ओर का वह क्षेत्र। अब यहां एक आवेश भी हो सकता है, यहां पर एक से अधिक आवेश भी रख सकते हैं हम। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चारों ओर का उसका क्या बन गया बेटा? क्षेत्र। जहां पर अगर हम किसी अन्य आवेश को लेकर आए, अगर कोई अन्य आवेश जहां तक इसके द्वारा लगने वाले बल का क्या कर सके? अनुभव। मान लो कोई आवेश लाए, हम इसको यहां पर रख रहे हैं अन्य आवेश को, वो बल का अनुभव कर रहा है। यहां रख रहे हैं अन्य आवेश को, वो यहां भी बल का अनुभव कर रहा है। यहां रख रहे हैं अन्य आवेश को, यहां पर भी बल का अनुभव कर रहा है। यहां रख रहे हैं तब भी कर रहा है। इसका मतलब, और यहां रखने पर बल का अनुभव नहीं हो रहा, तो बल का अनुभव कहां तक हुआ बेटा? इस पॉइंट तक। इसका मतलब है इस आवेश का यहां तक क्या फैला हुआ है? विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। तो बात सिंपल सी है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश बल का क्या कर रहे? अनुभव करता है, वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? जहां तक कोई आवेश किसी अन्य पर बल का अनुभव करा सकता है, कोई अन्य आवेश आता है तो वह बल का अनुभव करता है, वहां तक उसका विद्युत क्षेत्र होता है। समझ में आ रही ना इतनी बात? चलो, इन बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही, वो कमेंट करके जरूर बताएं कि भैया आवेश की परिभाषा क्या है। तो क्या बोलोगे? किसी भी आवेश अथवा
आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस आवेश का हम क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब दूसरा क्या अपन को पढ़ना? अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने विद्युत क्षेत्र तो समझ लिया, और विद्युत क्षेत्र बड़ा इजी सा है कि भैया एक आवेश लो, वह आवेश अपने चारों ओर एक क्या विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, या किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश बल का क्या करता है? अनुभव करता है, वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लगभग वैसी चलने वाली है। भाई हमने आपसे क्या बोला कि ये क्या था? आवेश। इस आवेश, ये आवेश है, ये इसके चारों ओर एक क्या है? क्षेत्र है। ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम आपको इससे पूछे तो आप यही बोलोगे कि सर ये एक आवेश है ये, और ये आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम किसी भी आवेश को लेकर आएंगे तो वह बल का अनुभव करेगा। मतलब ये इस वाले आवेश का एक विद्युत क्षेत्र है जो अन्य आवेश पर ही बल लगाने वाला है इतने क्षेत्र के अंदर। लेकिन बेटा मान लो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या कि हमने ये आवेश लिया, ये आवेश के चारों ओर उसका विद्युत क्षेत्र बन गया, और इस विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी अन्य आवेश को रखते हैं, मान लो ये आवेश कुछ भी है, एक आवेश ले लिया हमने, ये आवेश रख दिया यहां पर, तो बेटा ये वाला आवेश इस वाले आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर जितना भी बल अनुभव कर रहा है वह उसकी कहलाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने आपसे यह बोला है कि भैया किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम किसी अन्य आवेश को लेकर आ जाएं और वह अन्य आवेश उस विद्युत क्षेत्र के अंदर जितना भी बल अनुभव कर रहा है वह उस आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये आवेश यहां रख देंगे, ये जितने भी बल का अनुभव करेगा वहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल आएगी। ये आवेश हम यहां रखेंगे, ये आवेश इसके कारण जितना भी बल अनुभव करेगा वहां उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो हर एक बिंदु पर अलग अलग होती है, क्योंकि यह आवेश हर एक बिंदु पर एक अलग अलग बल लगाने वाला है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब यह है कि किसी भी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर अन्य आवेश जितना भी बल का अनुभव करता है वह उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बात याद और रखनी है कि बेटा जो यहां पर आवेश रखा होता है जिसका विद्युत क्षेत्र चारों ओर बनता है इसे हम बोलते हैं स्रोत आवेश। इसे हम क्या बोलते हैं? स्रोत आवेश। और जो भी आवेश हम लेकर आते हैं, जिस आवेश का हम प्रयोग करते हैं, जो बल का अनुभव करता है, उस आवेश को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। उसे हम क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश को सदैव Q0 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है कि जो परीक्षण आवेश होता है वो अति अल्प आवेश है, अति अल्प, जिसकी वैल्यू लगभग बहुत कम होने वाली है। क्योंकि बेटा जिसको हम ला रहे हैं, जिस पर परीक्षण कर रहे हैं, अगर वो बहुत मजबूत होगा, उसका विद्युत क्षेत्र बहुत प्रबल होगा, तो वो तो फिर इसको भी प्रभावित कर देगा। तो फिर हम इसकी ताकत कैसे अनुभव कर सकते हैं? भाई इसकी ताकत हमें आजमानी है, और ये जिसके साथ हम आजमा रहे हैं अगर वो खुद मजबूत है तो ये तो इसको भी प्रभावित कर देगा।
तो परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करेंगे और ये जो परीक्षण आवेश होता है वो अति अल्प होता है और परीक्षण आवेश को सदैव धनात्मक लिया जाता है। कैसा होता है? सदैव धनात्मक माना जाता है। आप कभी भी परीक्षण आवेश को ऋणात्मक नहीं मान सकते हो, ये सदैव धनात्मक माना जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर बेटा? तो हमने आपसे क्या बोला कि भैया अपने पास कोई आवेश है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्रोत आवेश। तो ये स्रोत आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का क्या करेगा? निर्माण। और जब हम इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर एक परीक्षण आवेश लाएंगे तो वो परीक्षण आवेश जितना भी बल का अनुभव करेगा उससे हम उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो परिभाषा क्या होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की? तो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र के, एक मिनट बेटा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक आवेश जितने बल का विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक आवेश, लेकिन एकांक कैसा? एकांक आवेश जो है वो धनात्मक होना चाहिए। तो चलो इसको एक मिनट अपन ऐसे लिख देते, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने भी बल का क्या करता है? अनुभव करता है, उससे जितने बल का क्या करता है बेटा? अनुभव करता है, उससे उस बिंदु पर उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर बेटा? इतनी बात आपको समझ में आ रही कि हमारे पास किसी भी विद्युत क्षेत्र में हम एकांक धनावेश को ले जाते हैं। वैसे बेटा एकांक धनावेश मतलब एक कूलाम आवेश से होता है, लेकिन एक कूलाम आवेश मात्र कल्पना है। सदैव यहाँ एक परीक्षण आवेश लिया जाता है जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई डाउट है किसी को? तो उसे हम विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, हम यहां लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अक्षर कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसे हम अक्षर कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब होगा क्या? हम मान ले रहे हैं कि माना, बात समझ में आ रही है? क्या लिखेंगे? मान लो कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है। माना किसी विद्युत क्षेत्र, माना किसी विद्युत क्षेत्र माना किसी विद्युत क्षेत्र के
किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश, और अभी बताया था ना परीक्षण आवेश को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू नॉट से। परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ वेक्टर है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो उस बिंदु पर किसकी तीव्रता बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ई वेक्टर से या ई से। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। हमने आपसे क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, जहां पर एफ क्या है, उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और क्यू नॉट क्या है, उस परीक्षण आवेश का मान। तो यहां से आप चाहो तो एक डेफिनेशन और बना सकते हो कि किसी भी आप बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होती है। आप देख रहे हो कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बल और उस परीक्षण आवेश का जो मान होगा उन दोनों के अनुपात के क्या है, बराबर है। तो यहां दो डेफिनेशन निकल सकती हैं आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैसे ये है आपकी विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, ये आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है। ये ऑप्शन बन सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। आवेश लेकिन कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। इतनी बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है? तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता। अब बात ये करें हम कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होगा, तो अब हम उनको और निकालते हैं। क्लियर? चलो यहां देखो बेटा, अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो उसका फॉर्मूला क्या था, E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, यही था ना। अगर हमें इसका मात्रक बनाना है तो आप देख रहे हो कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वो दो लोगों पर निर्भर कर रहा है, एक तो बल के मात्रक पर और दूसरा आवेश के मात्रक पर। मतलब E का जो मात्रक है, E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो E का मात्रक है वो किन किन पर निर्भर कर रहा है, F के मात्रक पर, F मतलब बल के मात्रक पर, और दूसरा किसके मात्रक पर, Q0। अब Q0 का मतलब या Q0 का मतलब क्या है, ये आवेश है तो आवेश के मात्रक पर। और हम इन दोनों के मात्रक जानते हैं, हमने इन दोनों के मात्रकों को पढ़ लिया है। मतलब क्या हुआ, F मतलब बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन। और Q0 मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो ई का मात्रक है, ई मतलब किसका, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो क्या लिखोगे आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है बेटा, न्यूटन प्रति कूलाम। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है, किसी को कोई समस्या है? अब अगर हम विमीय सूत्र की बात करें, किसकी बात करें, विमीय सूत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम विमीय सूत्र बनाएं तो सभी लोगों को याद होना चाहिए कि F का विमीय सूत्र मतलब बल का विमीय सूत्र, Q0 का विमीय सूत्र मतलब आवेश का विमीय सूत्र। अगर हम इन दोनों के विमीय सूत्र पता है तो हम E का विमीय सूत्र बना सकते हैं। क्लियर? और अगर हम बात करें तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, M1 L1 T-2, ML-T-2। और आवेश के विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र होता है AT। क्या होता है, AT। अब चेक कर उनको हल करोगे तो आप देखोगे जो इसका विमीय सूत्र आएगा किसका, E का, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आने वाला है वो क्या आएगा भाई, M यहां पर देख रहे हो एक ही है तो M1 ही रहेगा, L ये भी रहेगा। अब इसके बाद देखो T-2 ये है और ये T1 ये है। जब नीचे का T ऊपर जाएगा तो एक T और एक्स्ट्रा हो जाएगा, और नीचे से जब कोई चीज ऊपर जाती तो पावर ऋणात्मक होती, तो ये -2 ये है और ये ऊपर जाएगा तो -1 और, तो टोटल हो जाएगी -3। और साथ में कौन है, E। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, M1 L1 T-3 A1। ये आपका होगा विमीय सूत्र। तो आप लोगों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? अगर आपको यहां तक की बात ठीक तरीके से समझ में आई तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अब कोई भी बिंदु आवेश, अगर हम मान लें कि हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, वो बिंदु आवेश कितनी विद्युत क्षेत्र, उस बिंदु आवेश के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, अगर हम उसकी गणना करें तो वो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास एक बिंदु आवेश है, उसके कारण हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? चलो यहां देखें, मान लो, कैसे निकालेंगे अपन, कि माना बिंदु O पर, एक बिंदु ले लिया हमने, बिंदु O पर एक +Q आवेश रखा है। हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि यहां इस बिंदु का नाम क्या है, O है, और इस बिंदु पर हमने +Q आवेश रख दिया। और हमने अभी आपको सिखाया था कि ये जब आवेश रखेंगे तो यह आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का क्या करेगा, निर्माण करेगा। ये विद्युत क्षेत्र कितना अधिक होगा वो इस आवेश पर निर्भर करेगा। तो मान लिया कि बिंदु O पर एक +Q आवेश रख दिया हमने,
जिसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो गया। अब एक बात बताइए आप हमें, अगर हमें इसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो क्या वो बिंदु हम बाहर मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां तो वो बल का अनुभव ही नहीं करवा पाएगा। तो हम इससे कुछ दूरी पर, मान लो वो दूरी इससे कितनी है, r दूरी पर, r दूरी पर यहां कहीं हमने एक बिंदु क्या लिया, P ले लिया। इसे यहां कहीं कोई बिंदु है जिसका नाम हमने P दे दिया। आ रही बात समझ में? और हमें इस बिंदु P पर क्या करना है कि कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी गणना करनी। तो हम वही सब चीजें लिख रहे हैं कि माना बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश है, जिसके विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर, जिसके विद्युत क्षेत्र में r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। हमें इस बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है कि इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इस बात की हमें गणना करनी है। और सभी को हमने समझाया है कि जब भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिस बिंदु पर गणना करनी है, उस बिंदु पर हमारे लिए एक परीक्षण आवेश को लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? उस बिंदु पर हमें किसको लाना पड़ेगा, परीक्षण आवेश को। तो हम मान लेंगे कि माना बिंदु P पर परीक्षण धनावेश Q0 रखा है। क्या रखा है, Q0 रखा है। इतनी बात समझ में आ रही। और आप सभी लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालनी है तो E बराबर क्या फॉर्मूला होता है, F/Q0। जो भी आपने आवेश रखा है उसका मान सदैव नीचे रहेगा। तो हमने कितना आवेश रखा है, Q0 आवेश रखा है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे लिए बल पता हो। और अगर हमने पढ़ा था कि दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर रखे हैं तो इनके मध्य एक बल लगता है, जो हमने कूलाम के नियम से निकाला था। तो हम क्या निकालेंगे, किसका नियम लगा देंगे, कूलाम के नियमानुसार। कूलाम के नियमानुसार। इसलिए आपको बार बार बोलते हैं कि पिछले वीडियो आप जाके देखें, और जिन बच्चों ने कूलाम का नियम नहीं देखा है वो पहले कूलाम का नियम पढ़े। तो कूलाम के नियमानुसार कितना बल लगेगा, बल F बराबर कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, जहां K क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है। साथ में दोनों आवेशों का गुणनफल, तो एक आवेश तो Q है, एक आवेश क्या है, Q, और दूसरा आवेश हमने किसको रखा है, Q0 को रखा है। तो क्या होगा, Q0 अपॉन बीच की दूरी का क्या होता है, स्क्वायर। तो बताओ जल्दी से, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप बोलोगे R है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, R। इतनी बात समझ में आ रही है। और चूंकि ये बल है तो इसको हम किस में मापेंगे, न्यूटन में। इसको हम इक्वेशन क्या देंगे, फर्स्ट है। और लिखेंगे यहां कि जहां के माध्यम का क्या है बेटा, परावैद्युतांक है। ये सब हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, परावैद्युतांक है।
कोई भी दो बिंदु आवेश कुछ दूरी पर अगर रखे हुए हैं तो वो सदैव इतना बल लगाते हैं। आवेश यहाँ चूंकि Q0 है तो Q0 लिखेंगे, अगर कोई अन्नावेश होता तो हम यहाँ पर अन्नावेश को लिख देते। पहले बताओ, यहां तक बात क्लियर हुई आपकी। अब हमें F मिल चुका है, मतलब हमारे लिए दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल मिल चुका है, तो हम निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए विद्युत क्षेत्र की क्या निकाल लो बेटा, तीव्रता। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसे हम E से करेंगे तो E बराबर F अपॉन क्या होगा, Q0। ये फॉर्मूला होता है। और क्या आपको F का मान पता है? बिल्कुल पता है, क्योंकि F का मान हम इक्वेशन फर्स्ट में निकाल चुके हैं। समीकरण नंबर 1 से ये मान उठाएंगे और यहां रख देंगे। तो यहां पर हम F का क्या रखेंगे बेटा, मान। ये आपको डायग्राम बना लेना है। चलो, तो यहां तक की बात क्लियर हुई। यहां से हम किसका मान, F का जो मान है वो रख देंगे। चलो रखो तो भैया, फिर यहां से क्या होगा, E इक्वल F की जगह कितना लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आएगा, K। फिर क्या है, Q0 अपॉन कितना, R स्क्वायर है, सॉरी यहां पर स्क्वायर था, R स्क्वायर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, Q0 अपॉन कितना होगा, R स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या लगा, ये अपॉन, साथ में कौन है, ये। तो यहां से दिमाग लगाओ कि ये सब नीचे आएंगे तो Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। Q0 से जब Q0 कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर कितना बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K, और यहां आएगा Q/R स्क्वायर। Q अपॉन कितना आने वाला है बेटा, R स्क्वायर आने वाला है। और ये हमारी क्या होगी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम इक्वेशन क्या दे देंगे, सेकेंड। और चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी लिखेंगे तो क्या होगा, अभी बताया था, न्यूटन प्रति कूलम। और ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड है। और इसको अगर हम चाहें तो एग्जाम में अगर आता तो हमें व्यवस्थित क्या लिख देना है, समीकरण जो 2 है आपका, इक्वेशन जो सेकंड है आपकी, समीकरण 2 किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। यहां तक आपको बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। जिन बच्चों के लिए यहां तक की बात समझ में आई है वो चैनल को लाइक, ठीक है, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो सभी लोग भी एक सरल भाषा में फिजिक्स को सीख सकें। और वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है।